नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएसटी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने कल का प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें कि हम लोग जो है कि एसएसटी के पेपर को यानी 2012 के पेपर को सॉल्व किया था, जो कि आपका जनवरी महीने में पूछा गया था। तो दोस्तों, उसी में से जो आपका 30 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आज के प्रैक्टिस सेट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वहीं से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने 31 to 60 क्वेश्चन किया था। अब वहीं से हम लोग 61 to 90 क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है या केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। तो बात करें कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, इस तरीके के ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस जो हैं मैंने पिछले ईयर्स के 2018, 19, 2021 का पहले ही प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। यदि आप नहीं किए हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और उसके बाद आपको 2011 से लेकर के अभी ये 12 चल रहा है, तो 12 से लेकर के मैं 17 तक के सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा एक एक करके 1 by 1, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद आपको जो नोट्स है वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर एसएसटी का पूरा हिस्ट्री की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, इन सभी को मैं एक एक जो है कि अलग अलग से टॉपिक लेकर के इन सभी के नोट्स को जो है डिस्कस करूंगा। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। पर ये आप कर कैसे पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक सेकंड नंबर क्वेश्चन करिए फिलहाल। सेकंड क्वेश्चन है कि जनहित याचिका पीआईएल द्वारा आई है, तो क्या आई है, तो न्याय मिलने में बढ़त आई है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। 60 नंबर 3 क्वेश्चन है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार द्वारा रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये रखा गया था, ये जो विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था कि सभी भारतीयों को मतदान देने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सामाजिक अस्थिर स्तर पे कुछ भी हो। तो बहुत ही अच्छा विचार था उनका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है, तो न्यूनकाल, प्रश्नकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका सेकेंड, यानी कि प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रथम घंटा जो किससे शुरू होता है, तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह अनुमति देता है कि ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, उल्लंघन हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है कि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, या संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित, रूढ़िबद्ध अगर नहीं रहता तो ये चीज़ सही होता, पर रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति क्या होता है, तो भेदभाव होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। तो जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश
राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक धाराओं, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज। तो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी व्यापारिक घरानों। अब मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है कि सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं, क्या है? आदिवासी कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, पटकथा लेखक हैं, मानव विज्ञानी हैं। तो वो क्या है? तो वो आदिवासी कार्यकर्ता हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 सीके जानू। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दादन व्यवस्था है। तो दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, या जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो दादन व्यवस्था क्या है कि जहां कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, यह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, या व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मोमंसी और रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास का बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है कि पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, या लिखित परीक्षाएं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना जो है कि मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। कौन पुस्तक? सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि जो है ये बात करें पेपर की तो पेपर जो है कि थोड़ा मुश्किल से मिला है और इस तरीके का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादातर बेहतर किया है कि इसको आप अच्छे तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन करिए कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूहरचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तो गरीबी को पढ़ाते समय सबसे जो व्यूह रचना उचित होने वाली है वो होगी आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को क्या करना? शामिल करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई है जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। यह राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से क्या है? स्वीकृत है। यह राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। तो 74 नंबर का क्वेश्चन जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ये कि राजनीतिक विज्ञान क्या है? एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। इस वजह से जो है कि नागरिक शास्त्र की जगह क्या होना चाहिए? राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 75 समूह शिक्षण स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है, या संसाधनों रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है, या शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें समूह शिक्षण की, तो समूह शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा क्या है, शिक्षण है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है, यह मापना होना चाहिए। बिल्कुल गलत। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो है कि विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित जो है शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। यह विश्वसनीय पुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। और लास्ट में आपका दिया था कि शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी की सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावना भविष्यवाणी करना, तो ये गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो बच्चे के अनुसार शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, या व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है, तो अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है, तो बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय भागिता को क्या करना, प्राथमिकता देना, ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है। ध्यान दीजिएगा। वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है, या इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है, या वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। तो आपको बताना है कि सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें हैं बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए कौन सा पद्धति का उपयोग करती है। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। तो बिल्कुल बात सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, संश्लेषण, बोधन, विश्लेषण या कौशल। ये आपका किस में आता है, तो ये जो कथन है ये आपका आता है उद्देश्य क्षेत्र में, वो है आपका बोधन। क्या है, बोधन है। तो विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, तो ये क्या है, ये उद्देश्य किस क्षेत्र को दर्शाता है, तो बोधन क्षेत्र को दर्शाता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। क्या बिल्कुल जो है कि जो इसे बुक में दिया गया है बिल्कुल वही बस बताना चाहिए, क्या यह सही होगा। या शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें, क्या हटा देने के लिए कहना चाहिए। या शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। या शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालयों में या घर पर नोट्स बनाएं। तो बिल्कुल बात जो सही होने वाली है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, न कि पुस्तकालयों या घर पर नोट्स बनाएं, ना ही इसको हटाना है और ना ही केवल जो विद्यालय पाठ्य पुस्तक में दिया गया है सिर्फ उसी को जो है कि बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर 1 क्वेश्चन है कि यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। चर्चा उन्मुखी, मुक्त अंत, व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यह देखा गया है कि जो सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर चर्चा उन्मुखी शिक्षण उपागम होना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है। समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण,
शब्दों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग विस्तार या चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा कि संकल्पनाओं को तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है कि सबसे उपयुक्त होगा? सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच, व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र दिखाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, अन्योन्य क्रिया पर्यावरण की बात की गई है तो बढ़ावा देना है, और यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त होने वाला है यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े किस अध्ययनों पर चर्चा करती है? वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है ये? संकल्पना को समझने की योग्यता, निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता, या बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, या मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से तुलना किया जा रहा है और अपने यहाँ की कृषि को स्पष्ट करते हुए, वो भी मूर्त उदाहरणों के माध्यम से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है, अधिक अनुशासित कक्षा को, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, या विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी, अगर प्रभावी करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो व्याख्यान विधि, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी एवं कथन पद्धति। तो बात करें अगर कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है आपका कहानी और कथन पद्धति। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा को समरूपी योग्यताओं समूहों में विभाजित करना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए? यहाँ पर बात की गई है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? तो देखिए, हम यहाँ पर प्रत्येक अगर व्यक्ति को अलग अलग दत्त कार्य देने तो सहयोगी अधिगम प्रक्रिया हुआ ही नहीं। यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं तो भी नहीं हुआ। यहाँ पर वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कि बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है बिल्कुल बात गलत है। जैसा सिर्फ पुस्तक में दिया गया है वैसा आपको व्याख्यात नहीं करना है। सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना, या समुदाय के अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो परियोजना विधि पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, या कक्षीय चर्चाएं। तो सामाजिक विज्ञान की बात करें, यहाँ पर दिया है कि आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से, और इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका होगा? तो क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण जो है इसका सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90
मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को हल करना, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, या उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, या नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ पर बात की गई है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे यही बनेगा कि उन्हों के मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को क्या करना, हल करना, या उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना जो है कि बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आज हमने ये पूरा कर लिया 61 to 90 का जो टारगेट था, यानी 30 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया है, जो कि 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो अगले प्रैक्टिस सेट में जो हम लोग करेंगे वो 2013 के क्वेश्चंस को करेंगे। उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और इसके पहले जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं पिछला वीडियोस, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।